भारत पर ट्रंप के 25% टैरिफ से बाजार में बड़ा गैप डाउन, लेकिन उसके बाद रिकवरी की कोशिश। निफ्टी 170 पॉइंट फिसलकर 24,700 के करीब। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हल्की नरमी, 6% से ज्यादा उछला इंडिया विक्स। अनुमान मुताबिक नतीजों से भागा हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब 4% चढ़ के वायदा का टॉप गेनर बना। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 7.5% बढ़ा। उधर दूसरे एफएमसीजी शेयर्स में भी आया जोश, इंडेक्स करीबन 1.5% मजबूत। अमेरिका के टैरिफ लगने से टेक्सटाइल शेयरों का सेंटिमेंट बिगड़ा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वेल्सपन लिविंग 6 से 7% टूटे। वहीं KPR मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल और अरविंद लिमिटेड में भी तगड़ी बिकवाली हावी। ट्रंप के टैरिफ से ऑटो सेक्टर की रफ्तार पर लगी ब्रेक। 1% फिसला इंडेक्स, 2 से 3% फिसले बालकृष्ण इंडस्ट्री, मदरसन और भारत फॉर्ज। वहीं सी फूड कंपनियां एपेक्स, वाटरबेस और अवंती फीड्स में 3 से 4% की गिरावट। अच्छे तिमाही नतीजों से केन्स में तेजी, शेयर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। वहीं नवीन फ्लोरिन में करीब 4% का उछाल। उधर कमजोर रिजल्ट के बाद इंडस टावर में 5% की गिरावट। जियो फाइनेंस में मुकेश अंबानी का बड़ा दाव। प्रमोटर फैमिली करेगी करीबन 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। 316 रुपए के भाव पर जारी होंगे 50 करोड़ वारंट। साथ ही कन्वर्जन के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 47% से बढ़ के होगी 51%। शेयर करीबन 3% ऊपर। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। मार्केट की बात करें तो हाँ, मार्केट इन रेड कारोबार करता हुआ 1% के करीब गिरावट आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में देखने को मिलेगी। खबर कल आई कि यूएस ने 25% का टैरिफ इंडिया एक्सपोर्ट्स पर लगा दिया है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मार्केट में आज इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा और निचले स्तरों के आसपास आपको निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आप ब्रॉडर मार्केट पर भी नजर दौड़ाएंगे तो प्रेशर है वहाँ पर भी। मिड कैप 1.5% के करीब टूटकर कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप में 1% की गिरावट। एफएमसीजी एक ऐसा स्पेस जहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी है, बाकी सारे ही सेक्टर्स इन रेड कारोबार करते हुए नजर आएंगे। एक बार कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट रखिएगा स्क्रीन पर, कौन से स्टॉक्स आज ज़्यादा ड्रैग करते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट को, एक बार उस पर नज़र, ताकि तस्वीर क्लियर हो जाए कहाँ पर प्रेशर है। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट ड्रैग कर रहा है मार्केट को। एचयूएल के नतीजे अच्छे तो एफएमसीजी पैक के मैक्सिमम क्वार्टर्स काउंटर्स दिखेंगे आपको जो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट फिलहाल ऐसी स्थिति में डामाडोल स्थिति तो देखने कोई मिल रही है, लेकिन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट और आपको करना क्या चाहिए, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या हिदायत, ये सब समझते हैं। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अब 25% का टैरिफ तो लग गया है और मार्केट ने इसको ऐसे लिया और रिएक्शन आप देख रहे हैं बाजार पर। अब यहाँ से क्या होगा, आगे की स्ट्रैटेजी क्या अपनाए ट्रेडर्स, जाहिर तौर पर कौन से लेवल सब इम्पोर्टेंट? गुड मॉर्निंग श्रेया, गुड मॉर्निंग कंचन। देखिए श्रेया, मुझे लगता है कि जो अगर मैं निफ्टी फ्यूचर की आज बात करूं तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है इसका सपोर्ट, वो है करीबन 24,600। आज अगर 24,600 का ब्रेकडाउन होता है या टूटता है 24,600 का लेवल, तो डेफिनेटली मुझे लगता है जो सेलिंग है वो इंटेंस हो जाएगी। 24,500 तो ऐसे ही चला आएगा, तो 24,500 तो इमीडिएट दिखेगा, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है ये जो बाजार अनफोल्ड करेगा पोजिशनली, दैट शुड बी 24,250, 24,250। तो आज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है 24,600 का लेवल। अगर वो टूटता है तो फिर पेन बढ़ेगा। तो अगर किसी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, देखिए अगर कोई लॉन्ग प्ले कर रहा है तो उनका स्टॉप लॉस होगा 24,550 का, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। अगर 24,600 टूटता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, देन एग्जिट योर पोजीशन। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मंदी का ही लगता है, आप कह सकते हैं कि न्यूट्रल टू नेगेटिव। इसमें इक्का दुक्का स्टॉक चल जाता है जहां पे रिजल्ट अच्छा है, पॉजिटिव आता है, एक आपको रिएक्शन आप देख सकते हैं, जैसे कि आज एचयूएल की बात हुई, कल हमने लेट सेशन में एमएनएम देखा था। तो ये जो न्यूज या रिजल्ट पे जो रिएक्शन मिलता है वही स्टॉक चलते हैं, बाकी तो स्टॉक सब सबड्यूड ही है।
ओके, तो इस टाइम पे जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके बाद हमें एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स की बात करी जाए तो वहाँ पे एक सबड्यूड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो नंबर आपकी स्क्रीन पे रखते हैं जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे होने वाला है फ्लैश। इस पे आप अपनी पोर्टफोलियो रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उनको भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो रिलेटेड सवाल। इसके अलावा अगर आप हमें सोशल मीडिया में टैग करते हैं तो वो भी जो आपकी क्वेरीज है उसको एड्रेस किया जाएगा। आइए देखते हैं कि जो पहले दर्शक हैं वो कहाँ से जुड़े हैं। कानपुर से मनीष जी जुड़े हैं। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी आपका सवाल। मेरे पास टीसीएस के 50 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 3525 रुपए और करीब 8-9 महीने हो चुके हैं, तो मैं क्या करना चाहिए मेरे को? ओके, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, अगेन आईटी पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी, टेरिफ वॉर का यहाँ पे भी एक रिएक्शन हमें देखने को मिला है। आज की भी बात करी जाए तो करीबन 1% की कमजोरी के साथ ये कर रहा है कारोबार। 7 बजे सर बहुत बार हमने ये डिस्कस कर लिया है, स्टॉक, ट्रम्प टेरिफ, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, अट्रिशन रेट, और इस टाइम पे एक थोड़ा सा स्लो डाउन, लेकिन कंपनी की तरफ से कमेंट्रीज हमें आईटी पैक में देखने को मिल रही है कि हाँ रैंप अप होती हुई चीजें दिखाई दे सकती है। बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए? देखिए कंचन, मुझे लगता है टाटा टीसीएस है ना, टीसीएस का अगर आप चार्ट देखें तो ये टाइम फ्रेम पे आप कह सकते हैं ओवरसोल्ड है। लेकिन ऐसा हमने ये देखा है कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में रह के भी काउंटर्स टूटते हैं और इनफैक्ट कभी कभी एक शार्प कट भी आ सकता है। और एग्जैक्टली इसके उपरांत यानी इसका अगर आप अपोजिट देखें तो ओवरबॉट में काउंटर चलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओवरसोल्ड है दैट सिंपली मींस कि यहाँ से बाइंग इमर्ज होगी। हाँ, इक्का दुक्का पुल बैक मिलेगा, एक रिलीफ रैली प्ले होगी, लेकिन इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है ये वीक है। देखिए सपोर्ट की बात करें तो 3000 का एक सपोर्ट है, आज एक्सपायरी है, 3000 पर पुट राइटर खड़ा है। लेकिन 3000 टूटता है तो कम से कम 200-250 पॉइंट का करेक्शन टीसीएस अनफोल्ड करेगा। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पे इक्का दुक्का पुल बैक भी मिल सकता है क्योंकि 3000 का सपोर्ट जहाँ पे हम खड़े हैं। और हमने देखा टीसीएस पिछले 10 दिनों से वीक ही है, 3400-450 से वन वे टूट रहा है 3000 तक। तो अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है। द पॉइंट इज, जब तक 3000 इंटैक्ट है तब तक दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक पुल बैक मिलेगा, एक रिलीफ मिलेगी, जिसका टारगेट होगा 3100 से लेकर 3150। अगर आपको एग्जिट ही करना है देन दैट शुड बी द लेवल। 3150 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं टीसीएस में, और एग्जिट करना है तो उन लेवल्स पे कीजिए फिलहाल एग्जिट। ये स्ट्रैटेजी टीसीएस में अपनाएं। डेलो के आसपास कर रहा है कारोबार 1.5% की गिरावट के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते शो में और बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजमेंट से। Q1 में पंजाब नेशनल बैंक की इंटरेस्ट से आई में करीब 1% की गिरावट रही है। तो मुनाफा यानी कि प्रॉफिट की बात करें तो 48% गिरा है, लेकिन एनपीए में सुधार दिखाए। और इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ अशोक चंद्रा जी जुड़ रहे हैं। अशोक जी स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा दिक्कत रहा नंबर में देखने को मिल रहा है, कारण क्या रहे सर इसके पीछे की प्रॉफिट में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली 48%? नहीं, किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनफैक्ट हमने अपने ओल्ड टैक्स रिजिम से नया टैक्स रिजिम में हमने अपने बैंक को वापस लेकर गए हैं। तो उसके कारण जब आप ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स में जब जाते हैं तो डीटीए में जो प्रोविजन होता है, टैक्स लायबिलिटी जो होती है, वो आपको रिकैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे ओल्ड टैक्स 34.99% था और न्यू टैक्स 24.99 है, तो उसके अनुसार आपको रिकैलकुलेट करना पड़ती है अपने डीटीए लायबिलिटी को। और वो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो जब भी कोई बैंक ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स में जाता है तो वो एक वन टाइम इनकम टैक्स का हिट होता है। सो वही हिट हमारे इसमें भी आया है इस क्वार्टर में। और वो जो कैलकुलेशन आया है वो करीब 3000 करोड़ प्लस था। तो जिसको हम ऐड अगर करते हैं तो उसके कारण हमारा नेट प्रॉफिट जो है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में डाउन हुआ है। अगर हम ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स में माइग्रेट नहीं करते, सेम जो हमारी एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी थी उसी को कंटिन्यू किए होते, तो इस क्वार्टर में हमारा नेट प्रॉफिट 5000 करोड़ प्लस हुआ होता। तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं देखने के लिए। एक, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो 7088 करोड़ का हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, जो कि इस पूरे बैंक का हिस्ट्री में पहली बार हमने 7000 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक क्वार्टर में क्रॉस की है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो आप देखें कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, वो हमारा 6758 करोड़ है और वाईओ ग्रोथ है 28.3% है। तो इट इज ओनली माइग्रेशन जो हुआ है जिसके कारण नेट प्रॉफिट पे एक क्वार्टर में इंपैक्ट हुआ है। और जब भी हम माइग्रेशन करते हैं तो एक पर्टिकुलर क्वार्टर में उसका इंपैक्ट होता है।
और इस इम्पैक्ट के बावजूद भी हमने 1675 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिया है। तो आई थिंक बैंक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे है और मुझे जी। ऐसा लगता है कि जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमारी आगे भी ये कंटिन्यू होने वाली है, तो उसके आधार पे एटलीस्ट 10 बेसिस पॉइंट जो न्यू टैक्स रेजिम में जाने के कारण हमें बेनिफिट मिलने वाला है, उसका इम्पैक्ट हमारे नेट प्रॉफिट में 700 करोड़ का एवरी क्वार्टर आगे चल के इम्पैक्ट होने वाला है और वो हमें नेट प्रॉफिट में ऐड करेगा। प्लस वो करीब 16 बेसिस पॉइंट रिटर्न ऑन एसेट्स में हमारा ऐड करने वाला है बिकॉज हम न्यू टैक्स में माइग्रेट किए हैं। आगे चल के ये बहुत ही फायदेमंद के ग्रोथ में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जी। में और नेट प्रॉफिट में इसका फायदा दिखने वाला है। ओके। गुड मॉर्निंग अशोक जी, मैं कंचन बात कर रही हूँ। इस टाइम पे अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखा जाए तो मैं डायरेक्टली गाइडेंस के ऊपर आऊंगी। आपकी रिलीज में लिखा था जी। कि हमें सेकंड क्वार्टर में भी जो निम्स हैं वो म्यूटेड देखने को मिल सकते हैं एट अराउंड 2.70%, बट उसमें ये भी मेंशन किया गया था कि क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है। बट ऐसा क्या रीजन है कि क्वार्टर 2 में यहाँ पे एक म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी? देखिए जो रिपो रेट में जो 100 बेसिस पॉइंट का जो कट हुआ है और सब्सिक्वेंटली जो हम डिपॉजिट रेट में कट करते हैं, तो उसका जो पास ऑन जो होता है और उसकी जो बेनिफिट जो रीप्राइसिंग जो डिपॉजिट में होती है, वो थोड़ा लंबा टाइम लगता है बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्चुअल रेट पे हमने डिपॉजिट लिया हुआ है जो 1 साल के लिए या 18 मंथ्स के लिए, आई थिंक वो उसकी जब रिन्यूअल होगी, जब मैच्योरिटी होगी, देन ओनली हम उसके रेट को कट कट कर सकते हैं। तो उसके कारण थोड़ा ये टाइम लैग लगता है, लेकिन रिपो रेट में जब कट होता है तो 100 बेसिस पॉइंट जिस समय ये पूरा कट हुआ, एक बार 25 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट, तो उसका पास ऑन हम इमीडिएटली नेक्स्ट वर्किंग डेज में कर देते हैं। तो वो पोर्टफोलियो हमारा 47% है जो रिपो लिंक्ड रेट्स हमारे लेंडिंग है, तो उसमें बेनिफिट हमें इमीडिएटली देना पड़ता है। लेकिन डिपॉजिट्स का जो कट होता है उसका बेनिफिट में थोड़ा हमें टाइम लगता है। इसीलिए हमने गाइडेंस दिया था कि निम और एनआईआई Q1 और Q2 में थोड़ा म्यूटेड रहेगा, बट हमने जो ओवरऑल गाइडेंस पूरे साल का दिया है कि 2.8 टू 2.9 रहने वाला है, वो डेफिनेटली हम पूरे साल में मेंटेन करने वाले हैं। और Q3 ऑनवर्ड्स मोस्ट ऑफ दिस डिपॉजिट जो है हमारी वो रिप्राइस्ड हो जाएंगी, तो हमें उसका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स में उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, क्वार्टर 3 से आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, इसमें क्वार्टर 1 तो म्यूटेड ही रहा, 2 में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अशोक जी, बिजनेस लोन के मोर्चे पर सवाल करूंगी। बैंक का लोन बिजनेस कैसा है? 6.9% फर्स्ट क्वार्टर में रहा, सबड्यूड ही रहा। इसके पीछे के कारण क्या है और साथ ही कोई स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं यहाँ पे सुधार के लिए? नहीं, हमारा जो ओवरऑल दी एडवांसेस का जो ग्रोथ रहा है वो 9.8% हुआ है और उसमें अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो एमएसएमई सेगमेंट में हमारा ऑल टाइम हाई ग्रोथ है, 18% का हमारा ग्रोथ है। कोर रिटेल में भी हम 17% प्लस का ग्रोथ हमारा हुआ है। थोड़ा म्यूटेड ग्रोथ कॉर्पोरेट लोन बुक में हुआ है और उसका भी रीजन है कि हमने कुछ जो हाई लो यील्डिंग एडवांसेस थे कॉर्पोरेट बुक में, उसको कुछ हमने सेट किया है और हमारा मेन फोकस है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैसे फोकस किया जाए सो दैट हम नेट प्रॉफिट में हम उसका कंट्रीब्यूट अच्छा कर पाएं। और उसके लिए लो यील्डिंग जो एडवांसेस हैं इन द कॉर्पोरेट बुक, उसको हम थोड़ा सा माइंडफुल हैं और उसके ऊपर हम उसको अगर हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसको हम सेट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास 1,29,000 करोड़ का सैंक्शनड कॉर्पोरेट लोन बुक है और मैं आशा करता हूं कि द लैटर पार्ट ऑफ Q2 एंड Q3 ऑनवर्ड्स डेफिनेटली इस 1,29,000 करोड़ में मेजॉरिटी ऑफ दोस लोन बुक्स आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूट मींस इसमें डिस्पर्सन स्टार्ट हो जाएगा और मेरा पूरा विश्वास है कि कॉर्पोरेट लोन बुक भी डबल डिजिट में जरूर ग्रो करेगा Q2 Q3 ऑनवर्ड्स। ओके। अशोक जी, आपने लोन ग्रोथ की बात करी, तो अगर रेस्ट ऑफ द फिस्कल ईयर की बात करी जाए तो 11 से 12% की जो ग्रोथ है उसका अनुमान जताया जा रहा है। इस क्वार्टर में तो हमने देखा था कि रैम की तरफ से एक अच्छी खासी हमें पकड़ देखने को मिली थी, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी उछाल था। आने वाले क्वार्टर्स में कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जहां पे आपको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन बनी हुई है? एमएसएमई में हमारा काफी अच्छा ग्रोथ होने वाला है, 18% का हमने इस क्वार्टर में भी किया है और आई थिंक 18 से ऊपर ही हमारा ग्रोथ आगे वाले क्वार्टर्स में भी होगा। रिटेल में भी हम काफी एग्रेसिव हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि Q1 में थोड़ा ऐसे भी म्यूट ग्रोथ होता है, लेकिन इसके बावजूद कोर रिटेल हमारा 17% का ग्रो हुआ है, तो डेफिनेटली 17-18% से ऊपर हमारा कोर रिटेल में भी ग्रो होगा।
और एग्री के ऊपर भी हमने काफ़ी फोकस किया है। एंड एग्री के भीतर अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करूं मैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर हमारा बैंक काफ़ी फोकस किया है इस साल। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा कम से कम 30 to 40% ग्रोथ सेल्फ हेल्प ग्रुप बुक में होगा। और आगे आने वाले महीनों में काफ़ी ट्रैक्शंस हम एग्रीकल्चर बुक में भी देखेंगे। कॉर्पोरेट लोन बुक मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारे पास बहुत ही स्ट्रांग कॉर्पोरेट लोन बुक सैंक्शन पाइपलाइन है। और हम आशा करते हैं कि विथ जो पाइपलाइन जो हमारे पास है, डबल डिजिट ग्रोथ डेफिनेटली विजिबल होगा Q2 ऑनवर्ड्स। ओके, अशोक जी, आप एक आखिरी सवाल, एसेट क्वालिटी के मोर्चे पर कैसे नंबर्स रहे यहाँ पे? आप कैसे नंबर्स आने वाले समय में एक्सपेक्ट करें और क्या टारगेट्स हैं आपके? अगर आप हमारा पूरा एनपीए मैनेजमेंट देखें तो स्लिपेजेस हमारा 1800 करोड़ रहा है। एंड स्लिपेजेस रेशियो 0.71% है, जो कि हमने एनुअलाइज्ड फिगर आपके सामने दिया है। ग्रॉस एनपीए में भी काफ़ी रिडक्शन हुआ है, हम 3.75% पे पहुंच गए हैं। एंड नेट एनपीए भी 0.38% है। तो सारे पैरामीटर्स जो एनपीएस के होते हैं, सारे में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और ये इंप्रूवमेंट आगे भी कंटिन्यू होने वाला है। हमने ऑलरेडी गाइडेंस दिया है कि इस पूरे साल में 16,000 करोड़ का हमारी टोटल रिकवरी होगी। और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर ऐसे भी चैलेंजिंग होता है बिजनेस ग्रोथ के लिए और अलग डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए, लेकिन इसके बावजूद हमने 3,300 करोड़ का टोटल रिकवरी किया है। और मैं पूरा विश्वास है मेरा कि हम आगे वाले महीनों में डेफिनेटली रिकवरी भी हमारी काफ़ी पिकअप होगी। और रेशियो जितने हमारे एनपीएस के हैं उसमें काफ़ी सुधार होगा। और जो गाइडेंस हमने दिया है वो सारी गाइडेंस को हम अचीव करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर। वेल, तो जितने भी गाइडेंस दिए गए हैं, चाहे वो नेट इंटरेस्ट इनकम के तौर पे हो, चाहे फिर मार्जिन्स के तौर पे हो सकता है कि आने Yes, वाले ma'am. टाइम पे वो फुलफिल होते हुए दिखाई दे। थैंक यू सो मच अशोक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी की Thank you. सारी Thank you जो very much. एनालिसिस है वो बताने के लिए, और ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक तो यू। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आपके जितने भी पोर्टफोलियो रिलेटेड सवाल है उसको स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करते रहिए, और साथ में सोशल मीडिया पे भी मुझे, श्रेया को या फिर CNBC आवाज को टैग करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन CNBC आवाज पर। चलिए अब और कॉलर के साथ जुड़ा जाए, उनसे बातचीत की जाए। प्रिंस चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से। प्रिंस जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, सवाल आपका। मैम, मेरे पास में चेन्नई पेट्रोल के 100 शेयर है, 700 की रेट पे। ठीक है, और लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका, शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं स्टॉक? मैम 3 महीने के लिए। 3 महीने शॉर्ट टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं। 700 के खरीदे, आपके 646 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, 86 के इंटैक्ट और लॉस में हैं आप। लेकिन मामूली ही लॉस है, 1 महीने में 1% की करीब तेज़ी, 6 महीने में ज़बरदस्त तेज़ी दी है इसने, करीब 27% तक। क्या करना चाहिए राजेश जी? 700 के इनकी खरीद है, 1039 तक गया था, फिर करेक्ट होकर 688 तक के लेवल्स पे अभी ये कारोबार कर रहा है। हालांकि तो 541 तक भी चला गया था जैन में। अब यहाँ से क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इनको? 3 महीने का नजरिया है। देखिए श्रेया, अगर आप चेन्नई पेट्रोल डेली चार्ट देखें तो इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है दैट इज 680। 680 क्या है? ये इसका 200 डीएमए है। तो मुझे लगता है जब तक ये 200 डीएमए के ऊपर मेंटेन कर रहा है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एज फार एज द ट्रेड इज कंसर्न, मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस रखेंगे आप 670 का। और यहाँ से मुझे लगता है फिर से अगर ये स्ट्रेंथ दिखाएगा तो इसका इनिशियल टारगेट आएगा करीबन 720 से 730। अगर वो लेवल सरपास होता है तो फिर से 770 780 तक जा सकता है। तो स्टॉप लॉस होगा आपका 670 का, 680 200 डीएमए। ओके, 670 का आपको लगाना है इस टाइम पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आइए देखते हैं कि अगले जो दर्शक हैं वो कहां से हमारे साथ जुड़े हैं। बिहार से मनीष जी जुड़े हैं। मनीष जी नमस्कार जी, क्या सवाल है मनीष जी आपका? मैम, मैंने ऑयल खरीदा हुआ था 549 पे। ऑयल इंडिया, राइट? हाँ हाँ, मेरा 118 क्वांटिटी है। अभी मुझे क्या उसको करना चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो बहुत ज्यादा लॉस में है। ठीक है, 549 का बाइंग प्राइस है और
440 के आसपास कर रहा है कारोबार। इसमें भी यही है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते क्रूड प्राइस के ऊपर नीचे होने से यहाँ पे एक वॉलेटाइल मूवमेंट जो है वो बना रहता है। बट सातपुते जी, आगे की ट्रेजेक्टरी किस तरीके की दिखाई दे रही है? करीब करीब 100 रुपए का यहाँ पे लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रति शेयर। देखिए कंचन, मुझे लगता है कि ऑयल में आप डेली चार्ट नहीं देखे, आप वीकली चार्ट देखे तो जरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये इसलिए क्योंकि इसका जो सपोर्ट है वो करीबन 410 से लेके 440 यहाँ पे क्लस्टर है वीकली चार्ट पे। तो 400 के सपोर्ट के साथ आई थिंक यू शुड होल्ड योर पोजीशन। अगर मैं सही हूँ तो फिर से ताकत दिखाएगा, फिर से स्ट्रेंथ दिखाएगा, जिसका पहला रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं 480 टू 500 का आएगा। अगर वो लेवल सरपास होता है तब जाके आप कहोगे कि यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट आया। लेकिन ये जगह ऐसी है जहाँ पे आपको एग्जिट नहीं लेना है, होल्ड रखना है। जैसे मैंने कहा 410 430 ये इसका एक रेंज है, स्टॉप लॉस रखे 400 का। ओके, 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करना है आपको। ये स्ट्रैटेजी फिलहाल आप ऑयल इंडिया में अपनाएं और निचले स्तरों से रिकवरी तो दिखाने की कोशिश कर रही है काउंटर। चलिए अब कुछ और काउंटर्स को डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्स और सोशल मीडिया पर टैग करके मुझे एक बार एफएमसीजी का इंडेक्स रखिएगा। शानदार रैली आज इस पर्टिकुलर काउंटर में इंडेक्स में, जब देखिए आप पूरा मार्केट डाउन है और एचयूएल के नंबर आए 4% के करीब करीब एचयूएल आज भाग गया और नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। ब्रोकरेजेस भी बुलिश नज़र आ रहे हैं एचयूएल पर। 4% की तेज़ी 2527 के लेवल पर। इसके अलावा आप देखें वरुण बेवरेजेस को छोड़ के वो थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ी पतंजलि, वरना सारे ही स्टॉक्स में आज बाइंग देखने को मिल रहे हैं। एफएमसीजी स्पेस से मामी, गोदरेज, कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, आईटीसी जैसे काउंटर्स में शानदार रैली। 1.5% तो आईटीसी चढ़ गया। मैरिको में भी। एचयूएल पर सवाल है सर, ये राजेश जी चार्ट काफ़ी शानदार है एचयूएल के, और जिस तरीके से इसने आज के सेशन में बढ़ोतरी दिखाई है कि क्या इन लेवल्स पर चेस करना सही रहेगा? जिनके पास नहीं है और जिनके पास हैं वो क्या अभी होल्ड करके रहें, और क्या अब एडिंग की भी सलाह होगी, एवरेजिंग की जा सकती है इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए मैं जनरली चेस करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जनरली ये जो काउंटर्स होते हैं, जो बड़े हेवी वेट्स होते हैं, वो आपको डिप देते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसके पीछे भागना नहीं है। आपको तब लेना है जब ये आप कह सकते हैं कि अच्छे वैल्यूएशन पे पड़े हैं। दो काउंटर्स मेरे रडार पे, जैसे कि कोलगेट देखिए, नेस्ले देखिए, आईटीसी देखिए। आई थिंक अगर कुछ लेना है तो वहां पे आप निवेश करें, तो वो एक अच्छी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी। रही बात मोमेंटम की, तो एचयूएल देखिए जो मोमेंटम मिला है वो करीबन 2420 का लो बना और यहाँ से अभी ये अपने रेजिस्टेंस पे आया है। ये रेजिस्टेंस का जोन क्या है? 2520 से लेके 2550। तो ये इस जोन में आपको स्पाइक देता रहेगा, लेकिन इस जोन के पार जाना थोड़ा सा मुझे आज के लिए डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि आज सामने एक्सपायरी भी है। तो ये जोन में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रेश ट्रेड नहीं होगा। अगर आपको ट्रेड ही लेना है, अगर ये कूल ऑफ होता है करीबन 2480 2490 में एचयूएल, तब जाके आप इंट्राडे स्विंग के हिसाब से या मे बी कल के हिसाब से लेके जा सकते हो। बट दिस इज नॉट द लेवल वेयर वन शुड एंटर लॉन्ग नाउ। ओके, तो ये थी राय हिंदुस्तान यूनिलीवर पर। थैंक यू सो मच सातपुते सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कुछ रहा, तो थैंक यू चलिए कंचन। इस शो को यहीं पर रैप अप करते हैं, लेकिन रैप अप करने से पहले मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर आप ऑटो पैक को देखेंगे तो सारे ही ऑटो पैक में आज एक गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन टाटा मोटर्स का अगर आप चार्ट देखेंगे इस टाइम पे तो ये इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। टैरिफ लग चुका है लेकिन फिर भी इन ग्रीन है। इसके कंपैरेटिवली बाकी सारे ऑटो स्टॉक्स में एक भारी गिरावट है। इसके पीछे का रीजन क्या है? आप सीएनबीसी आवाज को टैग करके, मुझे टैग करके हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बता सकते हैं।